नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भूत गाथा। यहाँ हम साथ मिलकर सुनेंगे कुछ सच्ची और डरावनी भूत घटनाएं। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दें ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। आज की हमारी सारी स्टोरीज वेस्ट बंगाल से आई है, जहाँ से मैं खुद भी बिलोंग करती हूँ। और आज की जितनी भी इंसिडेंट्स हैं वो सब मुझे मेरे दोस्तों ने और मेरे रिलेटिव्स ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का भूताहस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मून है। मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। मैं आज जो इंसिडेंट बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ आज से करीब 30 से 25 साल पहले हुआ था। आज मेरी उम्र 55 साल है, लेकिन आज भी जब मुझे वो खौफनाक शाम याद आती है तो मेरे हाथ पैर जम से जाते हैं। मेरा बचपन वेस्ट बंगाल के एक डेफ एंड डम्ब हॉस्टल में कटा था। मेरे पेरेंट्स वहाँ के वार्डन थे तो उन्हें वहीं रहना पड़ता था। तो हॉस्टल वालों ने हमें हॉस्टल के अंदर ही एक क्वार्टर दिया हुआ था। वो हॉस्टल कुछ ऐसा था कि हमारा क्वार्टर उसी हॉस्टल से घिरा हुआ था और बीच में एक बहुत बड़ा सा खेल का मैदान भी था जहाँ सारे हॉस्टल के बच्चे खेलते थे। ये जो इंसिडेंट मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ तब हुआ था जब हॉस्टल के सारे बच्चे समर वैकेशन में अपने अपने घर गए हुए थे। क्वार्टर में मेरी माँ, पापा, मैं और मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन ही रहते थे। एक शाम जब मैं क्वार्टर में बिल्कुल अकेली थी, मेरे घर वाले मेरे दोनों भाई और बहनों को लेकर हमारे रिलेटिव के घर गए हुए थे। शाम से ही लगातार बारिश हुई जा रही थी और बिजली भी बहुत तेज़ तेज़ चमक रही थी, मानो कि जैसे आसमान फट ही जाएगा। मैं अकेले ही क्वार्टर में थी। अपने रूम में बैठकर मैं बंगाली किताबें पढ़ रही थी। तभी अचानक से तेज़ आंधी और बारिश के कारण लाइट भी चली गई। मैंने कमरे के सारे खिड़की और दरवाजे भी बंद ही कर रखे थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बीच बीच में आंधियाँ भी चल रही थी। मैंने कुछ देर वैसे ही निकाल दी, कैंडल के सहारे और बिना पंखे के। तब करीब रात के 9 बजे होंगे। हॉस्टल भी पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुझे तब भी भूत प्रेतों से डर नहीं लगता था। तो मैं अपने रूम और हॉस्टल में अकेले ही थी। करीब रात के 9 बजे मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी, इतना कि मैं विंडो खोलने पर मजबूर हो गई। तब तक बारिश तो हल्की हो चुकी थी, लेकिन बाहर बिजली अभी भी चमक रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। वो पूरे चांद का रात था तो हल्की हल्की रोशनी भी थी बाहर। तभी मेरी नज़र हॉस्टल की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि हॉस्टल के सीढ़ियों से कोई उतरा चला आ रहा है, लेकिन ये कैसे संभव था? हॉस्टल तो सुनसान पड़ा था। मुझे लगा कहीं कोई चोर तो नहीं। तो मैंने अपनी आंखों में जोर डाली और अच्छे से देखने की कोशिश करी, और फिर जो मैंने देखा उसके देखकर मानो मेरे कलेजा मुंह को ही आ गया। मैंने देखा 3 आदमी सफ़ेद कमीज पहने सीढ़ियों से उतर रहे हैं और वो तीनों एक के बाद एक चल रहे हैं। वो भी अपने अपने बाहें दोनों तरफ फैलाए। और जो बात उनमें सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो ये था कि उन तीनों के ही धड़ पे सिर नहीं थे। वो तीनों ही सिर कटे थे और उनकी हाइट भी कुछ ऐसी थी कि जो सामने चल रहा था वो मानो जैसे उन तीनों में से सबसे बड़ा हो। उसके पीछे चलने वाला मुजला और सबसे आखिर में चलने वाला सबसे छोटा। वो हॉस्टल के सीढ़ी से उतरकर उस मैदान के चक्कर लगाने लगे, अपनी बाहें फैलाए। ये देखकर मानो मैं बेहोश ही होने वाली थी कि तभी वो तीनों हॉस्टल के मैदान से होकर हॉस्टल के नीचे वाले बाथरूम में चले।
मैंने अपने हाथों से अपनी सांसों की आवाज़ रोकी हुई थी ताकि उन लोगों को मेरे बारे में कोई भनक न पड़े, क्योंकि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से इनके बारे में सुना हुआ था। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में इन्हें स्कंदो काटा कहते हैं, मतलब जिनके धड़ पर सिर नहीं होते। यहाँ ये कहा जाता है कि ये हमेशा लोगों की आवाज़ें सुनकर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और लोगों को अपने गुलाम बना लेते हैं ताकि वह उनके लिए उनका कटा हुआ सर ढूंढ सके। लोग कहते हैं इन्हें छोटी सी छोटी आवाज़ें भी सुनाई दे जाती है और ये उन लोगों की भटकती आत्माएं होती है जिन्होंने रेलवे ट्रैक पे सुसाइड किया हो या ट्रेन से कटकर उनकी मौत हुई हो। ये रेलवे ट्रैक पे ही मिलते हैं, लेकिन आज ये हॉस्टल से कैसे निकले मुझे ये नहीं पता चला। मैं वैसे ही सांसें रोके विंडो के नीचे बैठकर अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करने लगी। वो सब देखने के बाद मुझ में हिलने की हिम्मत भी नहीं थी। मेरे मम्मी पापा आए, मैं उनको सारी बात बताई। उस रात मुझे बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था। मैं अगले 2 दिन तक फीवर में पड़ी रही और आज भी वो मंज़र सोचते ही सहम जाती हूँ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैं वेस्ट बंगाल के खर्दा ज़िले में रहता हूँ। मेरा नाम राहुल है। ये जो इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ ये मेरे साथ ही हुई थी। तब मैंने 12th का एग्ज़ाम ही दिया था और एग्ज़ाम के बाद मेरी छुट्टी चल रही थी, तो मैं अपनी छुट्टी पे अपने मामा के घर घूमने चला गया। मेरे मामा का घर कोलकाता के ही इछापुर नामक जगह पे है। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। वहाँ भी मेरे कुछ काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो हम वही घर से थोड़ी दूर एक मैदान था, रोज़ शाम वही क्रिकेट खेलने चले जाते। एक शाम जब मैं और मेरे बाकी के दोस्त ऐसे ही पास के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलते खेलते जब अंधेरा हो गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तभी मैंने एक ज़ोर की शॉट मारी और बॉल मैदान के पास ही में लगे एक पीपल के पेड़ के पास जाके गिरा। हम तीनों ही बॉल ढूंढने पेड़ के पास चले गए। लोग कहते हैं वहाँ पेड़ काफ़ी पुराना था। हमने बॉल ढूंढी और उसी पेड़ के आसपास खेलने लगे। मेरे दोनों दोस्त काफ़ी डरपोक किस्म के थे। मैं वही पेड़ के पास खेलने लगा, उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। वो पेड़ भी काफ़ी भूतहा दिखने में था। मेरे दोनों दोस्त डरने लगे और वहाँ से जाने को कहने लगे, लेकिन मैं नहीं माना। वो पेड़ एक तरफ था, बीच में एक छोटा सा सड़क था और दूसरी तरफ एक पुराना बंद पड़ा मिल और क्वार्टर था। मेरे दोस्त तब भी डरे जा रहे थे और बार बार क्वार्टर की तरफ देखे जा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया वो क्वार्टर और वो सड़क भूतहा है और शाम ढलने के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता है। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। उन्होंने और भी बताया कि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई भूला भटका गलती से भी शाम के बाद उस रास्ते से गुजरा, तो उन्होंने अक्सर एक काले साए को दौड़कर क्वार्टर से बाहर आते हुए देखा और वो साया क्वार्टर से निकल के पास की झाड़ियों में गायब हो जाता। मेरे दोस्त ये सब बातें मुझे बता रहे थे और डर भी रहे थे और मुझे घर वापस लौटने के लिए कहे भी जा। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में यह जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने जो भी सुना है वो बातें सच है या बस लोगों को डराने के लिए फैलाई गई है। उस पीपल के पेड़ के पास ही खड़े होकर ये सब बातें कर रहे थे कि तभी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया और क्वार्टर के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, पर मुझे वहाँ से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तब तक शाम के 7 बज चुके होंगे। वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, यहाँ तक कि वहाँ कोई कुत्ता या दूसरा जानवर भी नहीं दिख रहा था। मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया तो मैं पेड़ से नीचे उतर गया और घर चलने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक से मेरे कान में एक हल्की हल्की आवाज़ आई।
मैं वहीं रुक गया और अच्छे से सुनने की कोशिश करने लगा। तब मुझे समझ आया कि वह एक रेडियो का साउंड था, लेकिन वो रेडियो कोई चैनल ही पकड़ नहीं पा रहा था। उसमें से बस झिरझिराहट की ही आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वो दोनों डर से वहीं जम से गए थे और उनके पैर कांप रहे थे। मैं और ध्यान से सुना तो वो रेडियो की आवाज़ उसी क्वार्टर के अंदर से आ रही थी, लेकिन वो क्वार्टर तो सुनसान पड़ा हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं रहता था। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो जाकर देखते हैं, लेकिन वो लोग जाने को राज़ी ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने उन्हें काफ़ी कुछ खिलाने का लालच दिया। काफ़ी बोलने के बाद वो दोनों मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो गए। हम क्वार्टर के अंदर घुसे तो वहाँ ज़्यादा लाइट भी नहीं थी। हालांकि लाइट पोस्ट तो थी, लेकिन आधे से ज़्यादा ही ख़राब थी। तब तक वो रेडियो की आवाज़ भी आनी बंद हो गई थी। हम तीनों आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो क्वार्टर एकदम काला पड़ चुका था और चारों तरफ से टूटकर गिर रही थी। क्वार्टर के दीवार से नीम और पीपल के छोटे छोटे पौधे भी उगने लगे थे और मैदान भी कटीली झाड़ियों से भर गया था। हम चलते चलते क्वार्टर के सामने आकर रुके तो रेडियो की आवाज़ फिर आने लगी। हमने देखा तो वो सेकेंड फ्लोर के एकदम कोने वाली रूम से आ रही थी। हमने ऊपर जाने का फैसला किया और सीधा चढ़ने लगे। तब फिर आवाज़ आनी बंद हो गई थी। झिंगुरों की आवाज़ और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें माहौल को डरावनी बना रही थी। हम ऊपर सेकेंड फ्लोर पे गए और एक दोस्त को बोला कि तू उस रूम के दरवाजे पे बाहर ही खड़े रहना और नज़र रखना, अगर कोई आए तो हमें चेतावनी देना और हम दोनों अंदर जाके छानबीन करते हैं। हमने रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर बहुत अजीब सी बदबू थी, एक अजीब बदबू। रूम में एक बेड था, एक स्टडी टेबल और चेयर थी, एक अलमारी था और अलमारी के ऊपर ही हमने एक रेडियो भी दिखी। वो सारी चीज़ें बहुत ही पुरानी थी और जली हुई थी। हमने रेडियो की तरफ देखा तो वो काफ़ी पुरानी हालत में थी और ऐसी हालत में भी नहीं थी कि वो चल पाए। हम दोनों दोस्तों ने सोचा हम वो रेडियो वहाँ से अपने साथ ले जाएंगे और उसको सही करवा के उसमें गाना सुना करेंगे। तब तक शायद कुछ मिलने की खुशी में हमारे अंदर का डर कहीं छुप सा गया था। हमें वहाँ से वो टूटी और जली चेयर अलमारी के सामने लगाई और रेडियो उतारने लगे। रेडियो हाथ में लेते ही बाहर से एक जोर की चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ हमारे तीसरे दोस्त की थी जो बाहर खड़े होकर नज़र रखे हुए था। उस चीख से हमारे हाथों से रेडियो गिर गया और टूट गया। हम दौड़ के बाहर आए तो देखा हमारा दोस्त सीढ़ियों की तरफ इशारे कर रहा था। उसने जैसे तैसे हमें बोला कि उसने वहाँ से एक परछाई ऊपर की तरफ बढ़ते देखी। मैं थोड़ा सा बहादुर बनने की कोशिश में कहा कि तुम दोनों रुको, मैं देखता हूँ, और उस तरफ बढ़ गया। मैं जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाके खड़ा हुआ तो मैंने देखा थर्ड फ्लोर पे जाने वाली सीढ़ियों के आखिरी छोर पे एक औरत खड़ी थी। उसका रंग अंधेरे से भी ज़्यादा काला था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे और बहुत लंबे लंबे दांत भी थे। वह बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा लंबे थे और उसने सफ़ेद रंग का कुछ पहना हुआ था। उसकी एड़ियाँ उल्टी थी और बहुत बड़ी बड़ी थी। मैंने वो नज़ारा देखते ही अपने दोस्तों से भागने को कहा और हम जैसे सीढ़ियाँ उतरने लगे तो मुझे यह महसूस हो रहा था वो भी हमारे पीछे पीछे आ रही है। उसके नाखून भी एक बार के लिए मेरी गर्दन तक आकर लगी, पर मैं उसके चंगुल आते आते बच गया। हम बहुत तेज़ भागे और सीधा अपने घर आके ही रुके। हम तीनों को 2 दिन तक बहुत तेज़ बुखार भी था। जब मैंने अपने मामा से उस क्वार्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया
बहुत साल पहले वहाँ भी चहल पहल रहती थी, लोग रहते थे। एक अचानक से आधी रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे क्वार्टर में आग लग गई और आधे लोग सोते सोते ही जल के मर गए। और तब से वहाँ सब अस्वाभाविक गतिविधियाँ भी शुरू हो गई। मामा ने कहा कुछ खास दिनों में वहाँ कुछ खास चीज़ों का या फिर ऊपरी चीज़ों का भी आगमन होता है, जिनकी मौजूदगी हमें उनके गंध से ही महसूस होती है। शायद उस रात भी हमने उन चीज़ों की ही बदबू आ रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी वहाँ से बहुत से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभी बच्चों की रोने की भी। शायद उन लोगों को आज भी नहीं पता कि उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये जो दूसरी घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी मेरे साथ ही घटी थी और मैं आज तक इसका जिक्र किसी से ज़्यादा नहीं किया। और दोस्तों, ये वजह है कि मैं आज भूत प्रेतों से इतना डरता हूँ। ये घटना शायद आप लोगों को इतना डरावना ना लगे, पर मेरे लिए ये सब अपनी आंखों से देखना काफ़ी डरावना मंजर था। मैं तब कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता था। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया है, मैं खुर्दा में रहता हूँ और हमारे यहाँ रहरा स्टेशन है। हमारे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास से ही एक रास्ता जाता है जो मेन रोड तक पहुँचने का शॉर्टकट है। सुबह तो वहाँ काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन रात को उस तरफ कोई नहीं जाता। ये एक ठंडी शाम की बात है, वो शायद दिसंबर का महीना था। बहुत ठंड थी उस दिन और सड़क पे लोग भी नहीं थे। तब शायद रात के 7 या 8 बज रहे होंगे। मैं और मेरे एक दोस्त ट्यूशन पढ़ के उस ट्रैक के रास्ते घर लौट रहे थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। हम पहले तो साइकिल पे थे, लेकिन ट्रैक के साइड चलने के कारण हम दोनों साइकिल से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। तब मुझे और मेरे दोस्त को सिगरेट पीने की बुरी आदत भी लग चुकी थी। मैं दिन में ही 2-3 पैकेट ख़त्म कर देता था। हम दोनों ने सिगरेट जलाई और हंसी मजाक करते हुए रेलवे ट्रैक के पास चलने लगे। हम कुछ ही देर चले थे कि मेरे दोस्त अचानक से एकदम से चुप हो गया और वहीं पे जम गया। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तो उसने अपने हाथों से आगे की तरफ इशारा किया। मैंने उस ओर देखा तो मैं देखता हूँ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक आदमी सफ़ेद कुर्ते में अपने सिर को झुकाए बैठा था। वो कुछ अजीब तरह से ही बैठा हुआ था। मुझे धुंध में साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही लगा। मैंने अपने दोस्त को कहा, कहीं कोई इंसान सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और ये बोलकर मैं 1-2 कदम आगे बढ़ा ही था कि वो आदमी उठ के खड़ा हो गया और हमारी तरफ आने लगा। वो अब मुझे 10 या 15 कदम दूर ही था, तो मैंने देखा उसके गर्दन में सिर ही नहीं था। यह देखकर मेरे और मेरे दोस्त के मानो होश ही उड़ गए। वो बहुत अजीब तरह से चल रहा था और हमारे पास आते जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया और मैंने दोस्त से कहा कि 2 सिगरेट जला। जैसे उसने सिगरेट जलाया, वो पहले तो रुक गया और बिना मुड़े ही पीछे जाने लगा। हम दोनों भी वही साइकिल फेंक के दौड़ लगाए। बाद में मुझे किसी ने बताया कि उसे स्कंदो काटा कहते हैं। यह एक ऐसी भटकती आत्मा होती है जो बस रेलवे ट्रैक के आसपास ही घूमते और अपना कटे हुए सर को ढूंढने के लिए इंसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये सारी कहानियाँ? चौथी कहानी की ओर बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं पेशे से एक स्कूल मास्टर हूँ और मेरी नौकरी वेस्ट बंगाल के ही एक छोटे से गांव में लगी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा था कि स्कूल वाले ही मुझे क्वार्टर देंगे रहने के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा
तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने मेरे रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं करी थी। मुझे पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, तो मैं वही स्कूल में ही उस रात के लिए रुक गया। नेक्स्ट डे संडे था, तो मैं अपने लिए मकान ढूंढने निकला और मुझे एक मकान मिल भी गया, लेकिन वो स्कूल से बहुत दूर था और उसका रेंट भी कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन वहाँ का मुझे कुछ पता भी नहीं था और रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो मैं उसी मकान में रेंट पे रहने के लिए राज़ी हो गया। ऐसे भी मेरा कुछ दिन वही बीत गया। मैं सुबह से दोपहर तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और दोपहर से शाम तक कोई सस्ता सा मकान ढूंढने में लग जाता। मेरे साथ मेरे स्कूल का एक और सर भी रूम शेयर करते थे। क्योंकि रेंट ज़्यादा था तो हम रेंट शेयर कर लेते थे ताकि दोनों को ही रेंट चुका सके और वो हमें ज़्यादा भी ना लगे। मैं ऐसे ही घर ढूंढने लग गया और करीब 3 महीने बाद मुझे एक मकान का पता चला। वो मेरे स्कूल से भी ज़्यादा दूर नहीं था और उसका किराया भी नहीं देना पड़ता। दूसरे ही दिन मैं और मेरा रूममेट उस मकान में शिफ्ट हो गए। वो मकान कुछ खास नहीं था। मकान का एक तरफ टूटा फूटा था, बाहर जंगली झाड़ियों से भर गया था, खिड़की दरवाजे भी टूट कर गिर रहे थे। मकान के बाहरी दीवारों पे पीपल और नीम के छोटे छोटे पौधे भी उग चुके थे और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, तो हम वहाँ कैंडल या फिर लैंप जला कर ही रहते थे और हवा की बहुत अच्छी चलती थी वहाँ, तो फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे साथ जो मेरे कलीग थे उनको पहले थोड़ा डर लगता था वहाँ रहने में, पर धीरे धीरे उन्हें भी आदत हो ही गई थी। इसी बीच मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं भी होनी शुरू हो गई थी। जब मैं अकेला रहता मुझे ऐसा लगता कोई मुझे देख रहा हो। मैं कैंडल जब भी जलाता एक हवा का झोंका आता और मेरी कैंडल बुझा जाता, और ये मेरे साथ हमेशा होता। ऐसा लगता जैसे किसी ने फूंक मारकर मेरी कैंडल बुझा दी। मेरे साथ यही सब अजीब घटनाएं होने लगी थी। मैं अपनी चीज़ें कहीं और रखता, लेकिन जब ढूंढा तब वो मुझे कहीं और से ही मिलता। मैं यह बातें अपने कॉलीग और रूममेट के साथ भी शेयर करता, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। ऐसे ही मेरा दिन बीतने लगा। एक दिन फ्राइडे शाम को मैं घर जाने के लिए निकला। फ्राइडे स्कूल ख़त्म करके मैं शाम तक निकल गया। सोचा सैटरडे और संडे घर पे रहकर संडे शाम गांव वापस आ जाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई। वहाँ पे हमारे काली माता के मंदिर के पुजारी भी थे। वो मुझे देखकर पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मेरे पीछे पड़ी वो चौंक गए और उनकी शक्ल में एक डर सा दिखने लगा। वो तुरंत ही मेरे माँ से बोले कि उन्हें कुछ बातें करनी है, तो वो लोग अंदर चले गए। जब मेरी माँ बाहर आई तो उनके आँखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने बड़े ही कठोर मन से कहा कि मैं वहाँ से बस आज ही रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे कल सुबह ही वापस गांव जाना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा भी क्यों, लेकिन वो कुछ नहीं बताई। मैं अगले ही दिन गांव वापस लौट गया। जिस रात में गांव लौटा मैं बहुत थका हुआ था। हम रात को कैंडल जलाकर ही सोते थे। मैं उस शाम जल्दी सो गया था। जब मेरी नींद अचानक से आधी रात को खुली तो कैंडल बुझ चुकी थी। मुझे अंधेरे में ऐसा लगा कि जैसे मेरे बेड के ऊपर कोई चीज़ उड़ रही हो। लेकिन मैं उठा और कैंडल जलाने के लिए जैसे ही बेड से नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई साया आ रहा हो। मैंने कैंडल जलाई और वापस बेड के आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। बाहर से आते हुए झिंगुरों की आवाज़ें और बीच बीच में लोमड़ी की रोने की आवाज़ें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। यह सब आवाज़ें सुनते सुनते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। आधी रात को फिर से मेरी नींद अचानक से खुली तो मैंने मेरे सीने
सीढ़ी के ऊपर एक काला सा साया बैठा हुआ था। वो किसी औरत का साया था। उसके काले काले बाल अजीब तरह से हवा में उड़ते ही जा रहे थे। वो एकदम काली सी थी। उसके चेहरे पे कोई नाक नक्शा ही नहीं था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें मुझे बहुत गुस्से से देखे जा रही थी। उसके ठंडे ठंडे नोकीले हाथ मेरे गले की तरफ पहुंचती और मुझे यह एहसास हुआ वो मेरा गला दबा रही है। मुझे अब सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। एक तो वो मेरा गला दबा रही थी, ऊपर से मेरा कमरा एक बहुत ही गंदी बदबू से भर चुका था, जैसे मानो कोई जानवर बहुत दिनों से सड़ रहा हो। मुझे लगा मेरी जान निकलने ही वाली है, लेकिन मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। घर से वापस लौटते वक्त मेरी माँ ने जब मुझे गले लगाया था, तब उन्होंने चुपके से मेरे कान में कहा था कि अगर मुझे कुछ अजीब दिखे या महसूस हो तो हमारे कुल देवता का नाम जपना। मैंने वैसे ही किया। मैंने आंख बंद करी और अपने कुल देवता का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि उस साए का पकड़ मेरे गले से हल्की हो रही है, तो मैंने आंख खोली और देखा वो साया धीरे धीरे काले धुएं की तरह हवा में ही गायब हो गया। अब मुझे और नींद नहीं आई। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मेरा रूममेट जो मेरे कलीग भी था, वह तब भी आराम से खराटे ले लेकर सो ही रहा था, मानो जैसे उसे कुछ महसूस ही न हुआ हो। जैसे सुबह हुई, तब शायद सुबह के 5 ही बजे होंगे, मेरे दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगा। मैंने जैसे तैसे डरते डरते दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा मेरे घर का एक नौकर हाथ में एक लिफाफा लिए खड़ा है। मैंने उस लिफाफे को लिया और उसको अंदर आने बोला, लेकिन वो जल्दी में था। बोला नहीं, मालकिन ने मुझे लिफाफा देने के बाद तुरंत ही घर वापस आने को बोला है। मैंने उसको जाने दिया और लिफाफा खोला तो देखा उसमें एक चिट्ठी और एक तावीज़ है। चिट्ठी मेरी माँ की थी। उसमें लिखा था, बेटा मैं ये तावीज़ भेज रही हूँ, ये तुरंत ही पहन लेना और इससे कभी उतारना मत। जब तू आया था तब पुजारी जी भी यही थे। उन्होंने जब मुझे अंदर बात करने के लिए बुलाया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तेरे पीछे एक औरत की काली सी परछाई देखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो तुझसे बेहद ही क्रोध में है और तेरी जान लेना चाहती है। तो उन्होंने जल्दी तेरे लिए रक्षा कवच बनाई और तुझे भेजने को कहा, क्योंकि आज अमावस की रात है और आज की रात काली शक्तियाँ की रात होती है। वह आज ही तुझे मारने की कोशिश करेगी। तू ये सोच रहा होगा वो सिर्फ तेरे ही पीछे क्यों पड़ी है, तेरे साथ तो तेरा कलीग भी रहता है, उससे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और उसने जनेऊ धारण किया हुआ है, तो वह उसे कुछ नहीं कर सकती। पर तू तो ना ब्राह्मण है, ना तूने जनेऊ धारण किया है, तो वह तेरे पीछे पड़ी है। वह घर उसका है और वह नहीं चाहती कि तू वहाँ रहे, तभी तुझे मारना चाहती है। यह सारी बातें सुन के मैं बहुत डर गया और तभी मैंने तावीज़ पहन ली। बाद में जब पूछताछ की तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ एक लड़की को जला के मारा गया था और ये शायद उसी की साया था। इसके बाद कुछ दिनों तक सब सही चल रहा था। अगली बार फिर से जब मैं घर जा रहा था तो घर से ही कुछ ही दूर सड़क पर चलते चलते मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। वो चांदनी रात थी। मैंने सामने सड़क पे देखा तो मुझे अपने पीछे एक बड़ा सा साया दिखा, बल्कि मुझे उसकी एक परछाई दिखी जो करीब 8 फीट की होगी। पर मैं जैसे गले का तावीज़ निकाला वो गायब हो गई। इसके बाद मैंने वो घर और नौकरी दोनों ही छोड़ दी और वापस घर आ गया और अब मैं यही अपने परिवार के साथ अपने घर पे रहता हूँ और अब यहाँ एक पास ही के स्कूल में मैं पढ़ाता भी हूँ।
और हाँ, वो ताबीज़ मैंने आज तक अपने गले से नहीं उतारी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कैसी लगी हमारी स्टोरी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसे भूत प्रेत और जिन्नों की सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकॉन को दबा दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।